स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मैं हूं आपका दोस्त नीरज और आज हम लोग बातचीत करेंगे एक ऐसे फंड के बारे में जिसको अमूमन अच्छा माना जाता है क्योंकि ये हर तरह के साइज की कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में ले सकता है। मैं बात कर रहा हूँ PGIM इंडिया के मल्टी कैप फंड के बारे में जो इस हाउस की तरफ से आया है और ऐसे बाजार में जहाँ पे बहुत सारे डाइवर्स व्यूज़ हैं। किसी को लगता है मिड कैप बहुत महंगे है, किसी को लगता है कि स्मॉल कैप बहुत महंगे हो गए हैं, किसी को लगता है कि लार्ज कैप सस्ते तो हैं लेकिन चल नहीं रहे हैं, फिर किसी को लगता है कि स्मॉल कैप की अर्निंग्स बढ़िया है तो आगे मैच हो जाए। जब ये इस तरह का बहुत कन्फ्यूज़न हो तो फिर एक बास्केट बन जाए अगर तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो PGIM इंडिया का जो मल्टी कैप फंड है वो इसी समस्या को दूर करता है। बातचीत करेंगे आज हम विनय पहाड़िया जी से जो PGIM के CIO हैं। कई सारे फंड बहुत लंबे समय से मैनेज कर रहे हैं, तो इसका एक बड़ा फ़ायदा होता है ऐसे फंड मैनेजर्स की कि वो हर तरह के सेक्टर्स पे बड़ी कड़ी नज़र रखते हैं। विनय सरकार, बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज़ फ़ायदेमंद फंड्स में। थैंक यू नीरज जी। काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग। आप बीच बीच में ना मतलब गायब हो जाते हैं। आया करिए, ऐसे ही आया करिए, बिना फंड के भी हम लोग गपशप कर सकते हैं। जरूर जरूर, आप इनवाइट करिए, हम जरूर आएंगे। और जी, आपसे मिलके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो PGIM इंडिया मल्टी कैप फंड है इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले इस वक्त जो मार्केट है उस पर एक राय हमेशा की तरह मैं ज़रूर चाहूँगा कि विनय जी को इस समय मार्केट कैसा लग रहा है। दो इलेक्शन के से अगर आप देखें तो 2-3 झटके मार्केट ले चुका है, लेकिन उन झटकों से उतनी तेज़ी से रिकवर भी होता है। क्या है ये पहेली, क्या है? नीरज जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मार्केट पहली बात तो पिछले 1-1.5 साल से काफी बुलिश एनवायरनमेंट में रहा है। एक वन वे स्ट्रीक रही है मार्केट की, बहुत कम करेक्शंस आए हैं और जो भी करेक्शंस आए हैं, छोटे मोटे करेक्शंस, उनमें मार्केट ने बहुत ही क्विकली रिकवर भी कर लिया है। सो लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 साल से हमने देखा है कि मार्केट बहुत ही स्ट्रांगली बुलिश मोड में रहा है। लेकिन हमें 3 झटके दिखे हैं पिछले 3 महीनों में। पहला था जून के फर्स्ट हाफ में, व्हिच इज पोस्ट द इलेक्शन रिजल्ट्स। इलेक्शन रिजल्ट्स वर क्लियरली नॉट, in fact they were the worst compared to even the worst estimates of the market. So मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था उससे भी खराब थे। दूसरा झटका ये लगा जब हमें कैपिटल गेन्स टैक्स को इंक्रीज किया गया। मामूली इंक्रीज था बट वो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के विपरीत था। और तीसरा बड़ा झटका लगा जब बैंक ऑफ जापान ने अपनी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाई करीब 10 से 15 साल बाद। वो 3 झटकों के बाद हमने देखा कि मार्केट गिरा लेकिन काफी जल्दी ही रिकवर कर गया, ऐसे जैसा आपने कहा। लेकिन एक बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है मार्केट के इंटरनल्स के अंदर इन 3 झटकों के बाद। अगर हम देखें पिछले अप्रैल 2023 से लेके जून 2024 तक, हमने देखा कि जो हाई ग्रोथ कंपनीज है उनका जो रिटर्न्स है वो काफी कम रहा है लो ग्रोथ कंपनीज के कंपैरिजन में। सो ऑल ऑफ दी लो ग्रोथ कंपनीज हैव एक्चुअली सिग्निफिकेंटली आउटपरफॉर्म्ड हाई ग्रोथ कंपनीज। इसका जो ऑलमोस्ट हमने देखा औसतन 25 से 30% का अंडर परफॉर्मेंस रहा है हाई ग्रोथ कंपनीज का। लेकिन जून के बाद ये रिवर्सल चालू हो गया। हमने देखा कि जून में पहला जो एक स्ट्रीम था कि हाई ग्रोथ कंपनीज मामूली आउट परफॉर्मेंस की, जुलाई में थोड़ा आउट परफॉर्मेंस बढ़ा और अगस्त में काफी सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस रहा है। हमने जो देखा है कि लास्ट 3 झटकों में मार्केट का जो अंडरलाइंग जो ट्रेंड है वो क्लियरली रिवर्स हो रहा है इन फेवर ऑफ हाई ग्रोथ कंपनीज। ये चीज हमने नोटिस की है जो काफी छुपी हुई है, जो नेकेड आईज को नजर नहीं आती है। हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन देयर इज अ चेंज इन द मार्केट। ओके, तो विनय एक सवाल और आपसे समझना है मुझे। मार्केट पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 तरह के कैंप बने हुए हैं मार्केट में। इसमें कुछ लोगों को लगता है कि बहुत महंगा हो गया मार्केट, अब ओवरऑल मार्केट उनको बहुत महंगा लगता है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, अभी भी सिस्टम में दाएं बाएं इतनी लिक्विडिटी है कि मार्केट में कोई भी करेक्शन आता है तो उससे दुगनी तेज़ी से वो रिकवर भी करता है। इसमें एक और पड़ाव आने वाला है, वो US का फेड रेट कट। उम्मीद लगा के लोग बैठे हैं कि शायद एक कट तय है, सितंबर मिड में आ जाएगा वो, तो वो एक बार फिर से और लिक्विडिटी ड्राइव करेगा। आप किस कैंप में हैं इसमें? क्या आपको ओवरऑल मार्केट बहुत महंगा लग रहा है इसलिए आप ये बात कह रहे हैं कि हाई ग्रोथ की तरफ थोड़ा सा लोग शिफ्ट हुए हैं,
या चूंकि इतनी सिस्टम में अभी भी लिक्विडिटी है, लाखों करोड़ रुपए तो फंड के साइड में पड़े हुए हैं, फिर फैमिली ऑफिस के पड़े हुए हैं, एचएनआईज के पड़े हुए हैं, एक एक आईपीओ में देखिए 1.5 लाख करोड़ के करीब आ रहे हैं रिस्पॉन्सेज। तो इसलिए बहुत डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मार्केट की अपनी एक डायनेमिक्स है वो चेंज हो रही है। सो नीरज जी, आपने जो 3-4 कैंप बताए हैं वो एक्चुअली सब एक ही कैंप है। अच्छा। और वो सारे बुलिश कैंप हैं। क्योंकि वैल्यूएशंस भी ज्यादा है और वो लिक्विडिटी भी ज्यादा है और फेड रेट कट भी लिक्विडिटी को ही एनहेंस करेंगी। तो ये सारे कैंप एक ही साइड के हैं। लेकिन जो दूसरा कैंप है वो ये है कि ये मार्केट एक टू टीयर्ड स्ट्रक्चर में ऑपरेट कर रहा है, जैसे कि दो हाफ्स में बटा हुआ है। और एक एक हाफ है कि जो लो क्वालिटी और लो ग्रोथ कंपनीज हैं, और दूसरा हाफ है जो हाई क्वालिटी और हाई ग्रोथ। जैसा हमने 1998 और 2000 के सन में देखा था कि ओल्ड इकोनॉमी और न्यू इकोनॉमी में मार्केट बटा हुआ था। ओल्ड इकोनॉमी गिर रहे थे और न्यू इकोनॉमी एक सिग्निफिकेंटली हाई रिटर्न्स दे रहे थे। तो सिमिलरली लास्ट एक डेढ़ साल से हमने देखा है कि हाई ग्रोथ कंपनीज सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म कर रही है और वहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट भी है। और लो ग्रोथ कंपनीज ऐसी है जहां पे बिल्कुल भी वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। वहां पे हमें माइक्रो बबल्स नजर आ रहे हैं, वहां पे यूफोरिया नजर आ रहा है। और इसीलिए हमें लगता है कि क्लियरली इन्वेस्टर्स को लो ग्रोथ और लो क्वालिटी कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ लिक्विडिटी। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि लिक्विडिटी अगर आ भी रही है, ट्रीज कैन नॉट ग्रो टू द स्काई। अल्टीमेटली अगर आप कोई चीज जिसकी वर्थ 100 रुपए है, उसको अगर आप 500 रुपए में खरीदते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ग्रेटर फूल आएगा आपसे 700 रुपए में खरीदने के लिए, तो ये एक विशफुल थिंकिंग है और एक ये स्पेकुलेटिव थिंकिंग है, जिसे हमें बिल्कुल भी नजरअंदाज करना चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर वेल्थ क्रिएशन फॉर द लॉन्ग टर्म। बिल्कुल सही बात कहा कि पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए बहुत आसमान तक थोड़ी जाएगा, और सोने के भाव में चांदी खरीदना कोई बुद्धिमानी नहीं होती, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ऐसे में मदद करते हैं म्यूचुअल फंड्स, और भी अगर मल्टी कैप हो तो और बढ़िया बात है कि विनय जी के पास ये लिबर्टी है कि वो अपने हिसाब से तय करेंगे। तो विनय, मैंने देखा कि जो बहुत सारे फंड हैं और आप भी इसमें लेके आए, लेकिन अक्सर आपके हाउस का अप्रोच डिफरेंट होता है। तो ये जो पीजीआईएम का मल्टी कैप फंड आया, इसमें आपका क्या अप्रोच है? सो नीरज जी, हमारा जो प्रिडोमिनेंट अप्रोच है जी कि हम उन कंपनीज में निवेश करते हैं जिनकी फ्यूचर ग्रोथ ओवरऑल इकोनॉमी से ज्यादा हो। जैसे हमारी अर्थव्यवस्था की नॉमिनल ग्रोथ रेट रहेगी करीब 10 से 12% के आसपास। तो हमारा जो निवेश का जो तरीका होगा वो ये है कि उन कंपनियों को चुने जिनका भविष्य में ग्रोथ रेट 10 से 12% से ज्यादा रहे, सस्टेनेबल बेसिस पर, सिक्लिकल नहीं, सस्टेनेबल बेसिस पर। और एक और चीज जो हम जरूर देखते हैं वो है कि उनका रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी करीब 15 से 16% से ज्यादा होना चाहिए। बिकॉज जितनी रिटर्न ऑन इक्विटी होगी उतना ही कैश फ्लो जनरेशन होगा और उतना ही कंपनीज को कम डाइल्यूट करना होगा। सो ये जब दोनों पैरामीटर्स मौजूद होते हैं कंपनीज में, साथ में मिलते हैं, तो हमने ये रिसर्च हमारी बताती है कि लॉन्ग टर्म पे इस तरह की कंपनियां अच्छा रिटर्न देती है कंपेयर टू वो कंपनीज जिनका जो ग्रोथ रेट है कम हो या जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कम हो। सो ये हमारे एक ब्रॉडली हमारा एक निवेश का जो तरीका है, प्रिडोमिनेंट अप्रोच है, उसमें हमें लगता है कि वो थोड़ा डिफरेंशिएटेड है और वो एक ऐसा तरीका है जो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देने की हाई प्रोबेबिलिटी रखता है। और ये हमने लॉन्ग टर्म स्टडी भी की है। हिस्ट्री अगर हम मार्केट का पिछला 25 साल का हिस्ट्री देखें तो क्लियरली ये चीज नजर आती है कि जिन कंपनियों का ग्रोथ रेट ज्यादा है और जिन कंपनियों का रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा है, उन कंपनियों ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है कंपेयर टू ओवरऑल मार्केट। ओके विनय, एक इस प्रेमाइस पे और सवाल समझते हैं, फिर हम लोग डीप में जाएंगे। हम लोग देख रहे हैं जैसे कि बहुत सारे नए लोग मार्केट में आ रहे हैं पैसे लेकर के, और जो जिस तरह से डीमैट खुल रहे हैं, जिस तरह से लोगों की दिलचस्पी इक्विटी की तरफ बढ़ी है, उसके दो तरीके से। एक तो यंगस्टर्स आया, उसको मार्केट बहुत अट्रैक्टिव लगा, कोविड के बाद से और ज़्यादा लगा, लेकिन उसकी एस्पिरेशंस थोड़ा सा अलग है, उसको ज़्यादा रिटर्न चाहिए, जिसका आप अभी जिक्र करते हो, वो 10-12% के रिटर्न संतुष्ट नहीं होता है। तो एक बहुत बड़ा पूल जो नया इन्वेस्टर आ रहा है उसको ज़्यादा रिटर्न चाहिए, और जो
दूसरा इसी ग्रुप का जो दूसरा हिस्सा जो कंपैरेटिवली थोड़ा कम है, जो ट्रेडिशनल था, एफडी कर दिया या सोना के कुछ नहीं तो मकान खरीद लिया, उसकी वो ईएमआई भर रहा है, वो कन्वेंशनल था, वो भी लेकिन अब थोड़ा थोड़ा इधर आ रहा है क्योंकि अब डिपॉजिट उतने अट्रैक्टिव नहीं रह गए हैं। तो एक जनरल एस्पिरेशन बढ़ गई लोगों की कि साहब मार्केट में जा रहे हैं पैसा लगाने के लिए तो रिटर्न कम से कम एफडी से डबल से ज़्यादा तो होना ही चाहिए। ये कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में आ गया है। क्या ये चीज़ आप लोग हमेशा अपने दिमाग में आजकल जब फंड लेके आते हैं या फंड को मैनेज करें तो ये रखते हैं, या एक प्रेशर होता है आपके ऊपर कि यार अब नए ज़माने के लड़के हैं जो पैसे लगा रहे हैं उनको तो ज़्यादा रिटर्न देना ही पड़ेगा, तो फिर कंपनी सिलेक्शन में भी ये चीज़ दिखती है? सो नीरज जी, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है और आई थिंक आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कुछ चीजें क्लैरिफाई करना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि कुछ लोग पुरानी सोच से आते हैं, तो हम लोग ऑफ कोर्स वो पुरानी सोच के लोग हैं। और ये पुरानी सोच क्या है, वो ये है कि जिसने 3 साल पहले या 5 साल पहले तक का मार्केट देखा है, उन्होंने देखा है कि मार्केट्स में उतार चढ़ाव दोनों होते हैं। मार्केट बढ़ता भी है और गिरता भी है। हमने देखा है कि जो टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स है, फॉर एग्जांपल 2019 में करीब 4 करोड़ थे, आज 16 करोड़ हैं। सो 12 करोड़ नए निवेशक आए हैं। रफली 75% जो निवेशक हैं, ये उन्होंने 2020 के बाद से कोई बड़ा डिक्लाइन नहीं देखा है। तो जैसे हम हिंदी चैनल में हैं, तो इसके एक अच्छी हिंदी कहावत भी है कि सावन के अंधे को सब कुछ अंधा हरा ही दिखता है। जी। तो जैसे कि ये निवेशक हैं, इन्होंने देखा ही नहीं है कि मार्केट्स में कुछ डिक्लाइन भी हो सकता है। और अगर फंड मैनेजर्स या इन्वेस्टर्स या कोई भी जो मनी मैनेज करते हैं वो चाहें तो भी वो रिटर्न खुद जनरेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली रिटर्न आता है कंपनियों की ग्रोथ से और कंपनियों की प्रॉफिट की जो अंडरलाइन ग्रोथ है उससे। सो अगर कोई कंपनी ग्रो करती है, लेट्स से ओवर अ 5 ईयर पीरियड, एक कंपनी है जिसको हमने 100 रुपए में खरीदा है और कंपनी का प्रॉफिट 5 साल में 10 रुपए से 50 रुपया हुआ है, तो आप एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन बना सकते हैं कि आपके 100 रुपए 500 रुपए हो गए। लेकिन अगर वो 100 रुपए का अगर अंडरलाइन प्रॉफिट ग्रोथ ही 10% 20% रहेगी, तो आपको रिटर्न भी 10-20% से ज्यादा नहीं मिल सकता है। सो अगर आप हमारी ओवरऑल अर्थव्यवस्था देखें, हमारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देखें, तो हमारी इकोनॉमी सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो हो रही है। 10-11% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट रही है। लेकिन अगर हमारा रिटर्न एक्सपेक्टेशन 12% से ज्यादा हो जाता है, तो हमें याद रखना चाहिए कि हमें एक वैल्यूएशन डिस्काउंट चाहिए, जिसके वजह से हमें ये हायर रिटर्न मिले। हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि आज के दिन अगर हम कोई भी शेयर खरीद रहे हैं, तो वहां पे वैल्यूएशन डिस्काउंट बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहली चीज है, आपके चैनल के माध्यम से मैं इन निवेशकों को बताना चाहूंगा कि आपकी जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है उसे आपको लो करना पड़ेगा, रिड्यूस करना होगा, क्योंकि रिटर्न बनती है कंपनीज की प्रॉफिट ग्रोथ और वैल्यूएशन डिस्काउंट से। प्रॉफिट ग्रोथ विल नॉट बी मोर देन 12-13% एंड वी आर नॉट बाइंग कंपनीज एट अ डिस्काउंट टुडे। और इसीलिए हमें नहीं लगता है कि बहुत हाई रिटर्न एक्सपेक्टेशंस निवेशकों को रखनी चाहिए, बिकॉज आप एक अलग चीज है कि आपने एक सपने बना लिए हैं कि रिटर्न्स बन सकते हैं। शेयर मार्केट एक बहुत ही बड़ी सोने की खान है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जैसे कि हमने कहा था कि देखा था कि एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, लेकिन अगर हम मुर्गी को ही काट देते हैं तो फिर फ्यूचर में अंडे भी नहीं देती। तो हमें स्लो एंड स्टडी रिटर्न के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मार्केट का जो आज लेवल है उसके हिसाब से हमें हमारे रिटर्न्स को, एक्सपेक्टेशंस को मॉडरेट करना चाहिए और एक डाइवर्सिफाइड एसेट एलोकेशन पे ध्यान रखना चाहिए। और इवन इक्विटीज के अंदर हमें याद रखना चाहिए कि डाइवर्सिफाइड कैपिटलाइजेशन रखें। और इसी के लिए हम आज मल्टी कैप फंड लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर एक रीजनेबली गुड डाइवर्सिफिकेशन मौजूद है ऑन इक्विटीज साइड। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो विनय से ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ खास सेक्टर्स जो उनको लगते हैं कि हाई ग्रोथ के हैं वो कैसे चुनते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज हम बातचीत करें पीजीआईएम इंडिया के मल्टी कैप फंड के बारे में, जिसमें ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त अगर पैसे लगाने हैं तो क्या यही एक सबसे बढ़िया अप्रोच हो सकता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि नया पैसा आप लोग डालेंगे कहाँ,
तो थोड़ा सेक्टर्स की बात करें हम लोग कि कहाँ, आपने कहा ना कि बहुत महंगा है, कहीं तो डिस्काउंटिंग है ही नहीं, तो कैसे चुनते हैं कंपनी? इस वक्त आप पैसे डालेंगे तो सेक्टर कैसे ढूंढेंगे? वैल्यूएशंस कहाँ कंफर्टेबल दिख रहे हैं आपको? किस तरह की स्टोरीज आप इस पे बताइए जरा। जरूर। सो नीरज जी, आज के दिन हम देख रहे हैं कि रिलेटिव डिस्काउंट अवेलेबल है। रिलेटिव दूसरों के कंपैरिजन में कुछ कंपनीज है, कुछ सेक्टर्स है जहाँ पे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। और अट्रैक्टिव जब हम बोलते हैं उसका मतलब ये है कि कंपनीज की जो फेयर वर्थ है उसके सामने उसका मार्केट में क्या वैल्यूएशन चल रहा है, और अगर वो डिस्काउंट पे है तो वो अट्रैक्टिव है। सो उस इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने हमने देखा है कि एक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी ऐसा सेक्टर है जहाँ पे रीजनेबली अच्छा पोटेंशियल नजर आ रहा है। एक फाइनेंशियल सर्विसेज, प्रिडोमिनेटली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और एनबीएफसीज ऐसी जगह है जहाँ पे काफी चीप वैल्यूएशन है और ग्रोथ भी हाई है। और एक हेल्थ केयर सेक्टर है जहाँ पे वंस अगेन वैल्यूएशंस थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन ग्रोथ रेट जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है, और कंपनीज की जो क्वालिटी है इस सेक्टर में वो भी बहुत अच्छी है। सो हमें लगता है कि ये तीन सेक्टर्स स्ट्रक्चरल बेसिस पे अच्छे हैं। और एक आईटी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहाँ पे सिक्लिकल बेसिस पे हमें लगता है कि अपसाइड आने की पोटेंशियल है, और वहां पे हमें काफी अच्छे पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स नजर आ रहे हैं। ओके विनय, ये वाला थोड़ा जो आपने तीन नाम लिए ना, उसमें एक जो बीच वाला है फाइनेंशियल सेक्टर, इसमें आपने कहा प्राइवेट बैंक्स आपको अच्छे लगते हैं। इस पर मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि अभी भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये सेक्टर यानी बैंकिंग और फाइनेंशियल्स एक बहुत विचित्र किस्म की समस्या में फंस गए हैं कि मार्जिन बन नहीं रहे हैं, डिपॉजिट मिल नहीं रहा है, क्रेडिट ग्रोथ इक्वलाइज होगी, अब वो भी तो नॉमिनल होगी, 16% की क्रेडिट ग्रोथ कैसे टिकेगी? वो भी 12% पे आनी चाहिए जीडीपी के बराबर। तो ये जो एक बहुत पिकुलियर सिचुएशन बनी, इसमें वैल्यूएशन तो कंफर्ट आ गया नो डाउट, लेकिन वो ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ा समझाइए कि इस सेक्टर को आप लोग किस नज़र से देखते हैं कि डिपॉजिट आ नहीं रहा है? क्योंकि मैंने बताया ना, वो जो नए ज़माने के लड़के हैं उनको एफडी में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो सब विनय जी के पास पैसा देंगे। अब विनय जी चाहते हैं कि मार्केट चले भी, तो ये कैसे मामला कैसे बैठेगा? जरूर। सो आई थिंक पहली बात, इसमें भी दो तीन इनकंसिस्टेंसीज है जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। देखिए, पहले तो नीरज जी, जो आज के निवेशक का इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो श्रिंक हो गया है। वो जब कंपनियों को देखते हैं, अगर फंडामेंटल्स भी एनालाइज करते हैं, तो वो ये देखते हैं कि अगले 6 महीने में या अगले साल भर में क्या होगा। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए, जो इक्विटीज होती है एज ए एसेट क्लास, वो वो अगर हम टेक्निकल वर्ड यूज करें तो वो है ग्रोइंग एन्युइटी टू परपेचुइटी। तो ये आपको आपको कभी भी आपके जो प्रिंसिपल है वो कभी वापस नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म में डिविडेंड मिलता रहेगा जो ग्रो होगा। कमिंग बैक टू बैंकिंग सेक्टर, अगर हम देखें कि इसी तरह सेक्टर जो आज जो बैंकिंग सेक्टर है उसका करंट प्रॉब्लम्स है विच इज डिपॉजिट ग्रोथ। लेकिन हमें ये देखना है कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था लॉन्ग टर्म पे स्ट्रक्चरल ग्रो करेगी। आई थिंक इसमें किसी को भी शक नहीं है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। इनफैक्ट इंडिया इज गोइंग टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। दूसरा है, क्या हमारा डिपॉजिट ग्रोथ हमेशा इस तरह से रहेगा? हमें एक और चीज याद रखनी चाहिए, अगर निवेशक दूसरे एवेन्यूज में भी पैसा डालते हैं तो अल्टीमेटली पैसा घूम फिर के बैंक्स के पास ही आता है। तो जो लास्ट 2-3 साल में हमने देखा कि डिपॉजिट ग्रोथ स्लो डाउन हुआ है, उसका एक बड़ा रीजन है हमारा जो मॉनेटरी टाइटनिंग हुई है। एक एक बोलते हैं कि जैसे कि मनी सप्लाई की थोड़ा रिडक्शन हुआ है, उसके चलते डिपॉजिट ग्रोथ स्लो डाउन हुआ है। काफी इकोनॉमिस्ट ने इसको क्लैरिफाई भी किया है। तो मुझे ये लगता है ये बहुत ही शॉर्ट टर्म फिनोमिनन है। तो ओवर अ पीरियड, जैसे कि अगर हम 3 साल का आउटलुक ले या 2 साल का आउटलुक ले बिजनेस का, तो क्लियरली डिपॉजिट ग्रोथ भी बढ़ेगा और उसके साथ ही साथ क्रेडिट ग्रोथ भी बढ़ेगा। और अगर हम देखें कि वैल्यूएशन वैल्यूएशन वो चीज होती है जिस कि आप क्या प्राइस पे करते हैं, और आपने जो प्राइस पे किया उसके बाद आपको जो मिलता है वो है कंपनीज के फ्यूचर कैश फ्लोज। तो जैसे कि अगर आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बैंक को आज 100 रुपए में खरीदा, तो आपको उसके अगले 100 साल के जो कैश फ्लोज है वो मिलेंगे, ना कि अगले 1 या 2 साल के। तो आपको ये हमें इनफैक्ट मार्केट्स हमेशा अगले 100 साल की वैल्यूएशन को डिस्काउंट करता है। हमें लगता है कि मार्केट अगले 2 ही साल को देख रहा है, लेकिन एक्चुअली मार्केट अगले 100 साल को डिस्काउंट कर रहा है।
सो मार्केट्स विल बी वेरी स्मार्ट। वो देखेंगे कि अगर लॉन्ग टर्म पोटेंशियल इंटैक्ट है तो मार्केट क्लियरली रीरेट करने लग जाएगा। सो मेरा इन समरी आंसर ये है कि बैंकिंग सेक्टर शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम से गुजर रहा है, लेकिन ये टेम्पररी प्रॉब्लम्स है, और लॉन्गर टर्म में क्लियरली ये क्षेत्र ऐसा है जो हमारी अर्थव्यवस्था से बहुत ही क्लोजली टाइड है। और दूसरी बात, अगर हम अच्छी क्वालिटी की अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली बैंक्स के अंदर निवेश करें तो मुझे लगता है कि ये नो ब्रेनर सेक्टर है। क्लियरली वहां पे एब्सोल्यूट वैल्यूएशन अट्रैक्टिवनेस अवेलेबल है, और इसीलिए हमें ये सेक्टर काफी अच्छा लगता है और हम इसमें निवेश करें। फंटास्टिक। विनय जी, आईटी पे भी थोड़ा आपसे समझना है। आईटी भी एक ऐसी पिकुलर सिचुएशन से है। तीसरा कह सकते हैं आपकी दौर है आईटी के लिए। एक Y2K था, फिर एक इंटरनेट वाला था, और एक तीसरा अब ये चल रहा है इस समय AI की वजह से। तो हमारी कंपनियां चूंकि सर्विस कंपनीज हैं और इनके लिए नई प्रॉब्लम से जूझना है, राइट। सो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि थोड़ा अभी समय लगेगा इनको नए सिस्टम में अपने आप को फिट करने के लिए, और थोड़ा उथल पुथल भी होगी। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद धीरे धीरे प्रोडक्ट कंपनी की तरफ भी नज़र जाए लोगों की, क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप लोग इस सेक्टर को कैसे रीड कर रहे हैं? क्योंकि एक दौर था जब कोविड के बाद बहुत तेज़ी से चले, फिर वहाँ पे टिक गए, सस्ते अभी भी नहीं हुए हैं, लेकिन टाइम करेक्शन ले लिया काफ़ी इन्होंने। तो आईटी को आप लोग कैसे रीड करते हैं? सो नीरज जी, आपने सही कहा कि सस्ते भी नहीं हुए हैं और कुछ चैलेंजेस भी हैं, लेकिन हमें एक और चीज़ याद रखनी चाहिए कि अगर हम इसके अलावा जो अपॉर्चुनिटीज है उनको देखें तो वो सब महंगी हो गई है। और दूसरी बात ये है कि इनका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो लास्ट 2 साल से काफी वीक रहा है। कोविड के बाद एक बहुत ही बड़ा इनको बिजनेस ग्रोथ मिला, और उसके बाद इक्वली सिग्निफिकेंट डिक्लाइन भी हुआ, स्लो डाउन भी हुआ। और हमने पिछले 7-8 क्वार्टर से देखा है कि कंपनीज कंटिन्यूअसली डिक्लाइन कर रही थी अपना बिजनेस को। इन लास्ट 2 क्वार्टर से क्लियरली एक ट्रेंड नजर आ रहा है जहां पे स्लो डाउन और डिक्लाइन बंद हो गया। स्टेबलाइजेशन के बाद हर सेगमेंट में ग्रोथ नजर आने लग गई है। सो क्लियरली अगर हम नियर टर्म ट्रेंड्स देखें, इंप्रूव होना शुरू हो गए हैं। अमेरिकन कंपनीज इंक्रीमेंटली काफी ज्यादा वार्म अप कर रही है इंडिया में आउटसोर्स करने के लिए, not only IT but many other sectors. So IT is also a very big beneficiary of that. Apart from that, artificial intelligence ऐसी चीज है जहाँ पे काफी कंफ्यूजन है। कुछ लोग बोलते हैं कि IT की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि जो रेगुलर कोड है वो तो एक हमारा चैट जीपीटी ही लिख देगा। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, इसमें इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, काफी कंपनीज को रिक्वायरमेंट होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स की। सो इसमें अभी एक क्वेश्चन जारी है, लेकिन हमें लगता है कि क्लियरली कंपनीज को रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी आईटी सर्विसेज, और इनफैक्ट दैट शुड हेल्प ड्राइव अ फ्रेश वेव ऑफ डिमांड for IT services companies, and this is what lot of companies are also telling us on the ground. इस on the ground feedback यही आ रहा है कंपनियों से भी कि IT सर्विसेज में ग्रोथ इंप्रूवमेंट के आसार नजर आने लग गए। तो दोनों चीजें, ग्रोथ अच्छी है और वैल्यूएशन रीजनेबल है। मैंने एक बहुत छोटा सवाल इसे जुड़ा हुआ, तो फिर इसमें आप बास्केट अप्रोच है या आपको पता चल गया कि लीडर कैसे इसमें कौन होगा, इस समस्या से लड़ के कौन जीत कर लेगा? तो इसमें आपको बास्केट अप्रोच तो नहीं बोलूंगा, लेकिन डाइवर्सिफाइड अप्रोच जरूर लेना होगा। सो आपको कंपनियां तो फिर भी चुननी होगी, लेकिन 4-5 कंपनियों के ऊपर आपको अपना बेट स्प्रेड करना चाहिए। और कुछ कंपनीज हैं जो औरों के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रही है क्योंकि उनकी लीडरशिप स्ट्रांग है, उनका इनिशिएटिव स्ट्रांग है, उनके क्लाइंट्स अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको बॉटम अप बेसिस पे सिलेक्ट करना होगा, लेकिन क्लियरली 5 से 7 कंपनीज में आपको स्प्रेड करने होंगे अपने बेट्स। ओके, 5 से 7 कंपनी करने होंगे, और उसमें विनय जैसे लोगों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड का अप्रोच बढ़िया होता है। और एक बात विनय जो कही बहुत इंटरेस्टिंग है, सही भी है, कि आप बहुत जो हॉर्स राइडिंग चल रही है ना उसको थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा। आप हमेशा ऐसे तूफानी रिजल्ट नहीं मिल सकते, मार्केट को कहीं ना कहीं जाके रियलाइजेशन होगा ही होगा कि सच क्या है। विनय सर, बहुत बहुत शुक्रिया
जुड़ने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए। और मल्टी कैप फंड के फ़ायदे ये होते हैं कि उसमें हर कैप में पैसे लगा सकते हैं फंड मैनेजर्स। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर एक नए फंड और नए फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।